हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो आप सभी लोगों की पढ़ाई ठीक चल रही होगी। तो आज हमारा जो है टॉपिक है आरसी सर्किट, यानी कि एसी सर्किट जो है सीरीज में आपका आरसी सर्किट पढ़ रहे हैं। आर यहाँ पे रजिस्टर है और जो है सी कैपेसिटर है। तो अगर हम इन दोनों को जो है सीरीज में जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा और किस ढंग से हम उसके साथ काम करेंगे, तो इसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। तो हम फेजर डायग्राम सॉल्यूशन कर रहे हैं बेटा। यहाँ पे एनालिटिकल सॉल्यूशन आज मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने पिछले वाले में एनालिटिकल सॉल्यूशन करके आपको दिखाया था कि एलआर सर्किट में कैसे होता है। ठीक है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आप 360 पिक्सल में देखें तो आपको जो है इसमें क्लैरिटी नज़र आएगी। तो आप उसको देखिए और बाकी की चीज़ें आप प्लेलिस्ट में जाके देखें। तो आज हमारा जो है आरसी सर्किट चल रहा है। तो एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर एंड रजिस्टर इन सीरीज। कैपेसिटर और रजिस्टर को यदि आप सीरीज में जोड़ दें तो क्या होगा? उस वक्त हम जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज का अंतर आ जाता है उसकी क्या इक्वेशंस होंगी, इसके बारे में हम आज जानकारी ले रहे हैं। ठीक है। तो मैं आपके सामने ये सर्किट को बना रहा हूँ। ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, एक सर्किट को बनाया जिसमें आर यानी कि रजिस्टर मौजूद है और एक कैपेसिटर मौजूद है यानी कि सी। ये है। तो ये दोनों को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया और यहाँ पे एक इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एसी वोल्टेज अप्लाई कर दी, जिसकी वैल्यू है आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी। आप प्लस फाइव भी लेके काम कर सकते हैं, लेकिन मैंने फाइव नॉट करके यानी कि एक इनिशियल फेज एक्स्ट्रा लेके काम कर सकते हैं, लेकिन उसको बार बार लिखना पड़ता है, तो जैसे मैंने जो है उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया। जैसे यहाँ पे हम फाइव नॉट लिख दें तब भी हम काम कर सकते हैं, जैसे न्यूमेरिकल्स में आपको ऐसे प्रोवाइड कर देगा वो, तो आप इससे घबराए ना। तो आप उसको जो है वहां पे जोड़ दें, जो भी आपका वो प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है। तो आप लोग देखिए कैसे काम करते हैं इस पे। तो अब हम देखना चाहेंगे कि इसकी इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगी, ये हम देख रहे हैं। एक तो इसकी एनालिटिकल सॉल्यूशन है। ठीक है। जो नॉर्मल सॉल्यूशन है। ठीक है। तो एनालिटिकल सॉल्यूशन जो है जनरली बच्चे पसंद नहीं करते, वो फेजर डायग्राम सॉल्यूशन पसंद करते हैं। तो हम फेजर डायग्राम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसकी डायग्राम सॉल्यूशन। तो फेजर डायग्राम सॉल्यूशन क्या है इसका वो हम देख रहे हैं। तो एक बार आप पहले जो है प्रीवियसली जो आप जानते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो यदि हम क्या करें कि ऐसा एसी सर्किट लें जिसमें केवल जो है आपका रजिस्टर मौजूद हो, तो उस एसी सर्किट में करंट एंड वोल्टेज यानी कि वोल्टेज और करंट बोथ आर इन द सेम फेज, यानी कि एक ही दिशा में होते हैं। जैसा करंट में चेंज आता है वैसा ही वोल्टेज में चेंज आता है, या वोल्टेज में जैसा चेंज आता है वैसा ही करंट में भी चेंज नजर आता है। ठीक है। लेकिन हमने जब इसको पढ़ा था कि एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर, सिर्फ के पास जिसके पास सिर्फ कैपेसिटर मौजूद हो, तो उसमें जो है आपका करंट जो है 90 डिग्री जो है आगे चलती है फेज एंगल में, यानी कि उसकी स्थिति में जो परिवर्तन होता है, जो चेंज होता है, तो करंट जो है 90 डिग्री जो है वोल्टेज से आगे चलती है। ठीक है। ऐसा हमने पढ़ा था जो है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर सॉरी कैपेसिटर ओनली। ठीक है। तो यदि हम इसके फेज को देखना चाहें तो देखो इसमें कैसा फेज आएगा। ये आपका जो है क्या है, अगर वोल्टेज को दिखा रहा है तो इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज होगी, लेट द वोल्टेज अक्रॉस दिस बी कितना है आपका ई आर, तो वो इस दिशा में है। और इसमें जो करंट जा रही है वो कितनी है, लेट इट बी आई। ठीक है। वही करंट जाएगी बिकॉज बोथ आर इन सीरीज, तो यहाँ से जितनी इंस्टेंटेनियस करंट इसमें जा रही है उतनी इसमें भी जाएगी और इसमें भी जाएगी। इन द सेम मैनर एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली में हम इस डायग्राम को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज कर रहा हूं ध्यान से देखिए, ये लिया और ये हमने ले लिया, तो ये आपका आ गया करंट और ये आपका आ गया वोल्टेज। तो वोल्टेज किसके अक्रॉस में, इंडक्ट सॉरी कैपेसिटर के अक्रॉस में, तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर लेट इट बी ईसी। ईसी से मैंने उसको डिनोट कर दिया। तो ऐसा कुछ हमने इसमें चेंजेस देखे थे। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा बना देता हूं ताकि मैं इसमें और भी चीजें इंट्रोड्यूस कर सकूं यहाँ पे। ठीक है। तो हमने इतनी वोल्टेज इसमें लगाई, यानी कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये एक इंस्टेंटेनियस एसी वोल्टेज इसमें अप्लाइड है। इसी डायग्राम को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी कि करंट जो है आगे चल रही है, ये करंट है और ये आपका वोल्टेज हो गया ई एल सॉरी ई सी। तो ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं।
तो अगर वो वैसा अगर आप बनाते हैं तो उसका फेजर डायग्राम देखिए, अगर हम बनाना चाहें तो सबसे पहले इसको लेते हैं। तो ये आपकी जो है, इधर पे देखें तो वोल्टेज, तो वोल्टेज इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो कितनी है आपकी, ई आर है, ठीक है। और यही इसी दिशा में क्या है, करंट है, यानी कि रजिस्टर में ऐसा आ रहा है। और कैपेसिटर में जो है वोल्टेज जो है आपकी जो है ये हो गया। कैपेसिटर में देखते हैं आप, कैपेसिटर में जो है करंट जो है आपकी आगे चलती है, ठीक है। तो करंट ये जो है आपकी क्या होगी, आगे चल गई, इस प्रकार से हो गया। तो ये हमारे पास कुछ चीजें यहाँ पे आ गई हैं। तो अगर हम इस डायग्राम को देखना चाहें, इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखना चाहें, तो ये करंट आगे, ये इसमें करंट आगे चल रही है, ये हो गया। लेकिन इसमें जो है सेंस, अगर हम इसके सेंस से समझना चाहें, देखो करंट आगे चल रही है वोल्टेज से, ठीक है। तो ऐसे ही इस सेंस को हम लेना चाहें तो इस ढंग से जो है आपका डायग्राम बनेगा। लेकिन अगर हम इसको प्रॉपरली जो है दोनों फेजों को मिला के काम करें, दोनों फेजों को मिला के जो है काम करें, तो ये आई नहीं है बेटा, हाँ अभी हम काम कर रहे हैं दोनों फेजों को मिला के यहाँ पे अगर काम करते हैं, यानी कि इसके अकॉर्डिंग भी और इसके अकॉर्डिंग भी। तो सबसे पहले जो है देखिए, एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली, तो उसमें क्या होता है, वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन द सेम फेज, यानी कि एक ही दिशा में होते हैं। एसी सर्किट कंटेनिंग जो है कैपेसिटर ओनली, तो उसमें करंट, ये करंट है देखिए, और वोल्टेज के बीच में, यानी कि जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है, लेट इट बी ई सी, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, अगर हम देखना चाहें तो ई सी ऐसा होगा, देखो ये ई सी इस टाइप से हो गया। तो ये इसका डायग्राम, इसका फेजर डायग्राम बन गया। लेकिन अगर उसके अकॉर्डिंग समझना चाहें, इसके अकॉर्डिंग अगर आप समझना चाहें, तो ध्यान से देखेंगे आप, देखिए ये करंट और ये वोल्टेज, यानी कि ये करंट है आपकी कैपेसिटी, जिसमें सिर्फ रजिस्टर मौजूद हो, तो ये हो जाएगा रजिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज, और इससे जो है वोल्टेज जो है पीछे चल रही है ई सी, ये हो गया। तो इस प्रकार से अगर इसको करना चाहें तो इस डायग्राम से भी कर सकते हैं, इस डायग्राम से भी कर सकते हैं। जनरली बुक इस टाइप का डायग्राम जो है रिप्रेजेंट करती है, तो इसलिए मैं इस डायग्राम को क्या कर रहा हूं, इग्नोर कर रहा हूं, ठीक है। इग्नोर कर रहा हूं कहने का मतलब इसमें भी बता देता हूं, इसमें भी बताता हूं, लेकिन करूंगा इसके अकॉर्डिंग काम में, ठीक है। तो देखिए ये वोल्टेज और करंट इसमें सेम डायरेक्शन में है, और ये देखो वो जो वोल्टेज इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है उससे 90 डिग्री आगे चल रही है करंट, दिख रहा होगा आपको। इन द सेम मैनर वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन द सेम फेज, लेकिन वो इससे जो है कितने डिग्री आगे चल रही है आपकी, 90 डिग्री आगे चल रही है करंट, ठीक है। ये आपका आ गया। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि व्हाट आर फेजर डायग्राम, द डायग्राम विच इन विच voltages are represented in the form of a vector, वेक्टर के फॉर्म में, यानी कि these are vectors, ये वोल्टेज क्या है, वेक्टर है। It means the resultant vector, that is the resultant of these two voltages, is always lie in between these two, that is the voltage across the capacitor and the voltage across the resistor, यानी कि इनके बीच में इनका रिजल्टेंट लाई करेगा। and let this make an angle phi with this, that is current, करंट के साथ इतने का एंगल बना रहा है। अब खुद सोचिए आप जरा, देखिए ये सिर्फ सिंगल यही था, तो तब 90 डिग्री करंट आगे चल रही थी, ठीक है, करंट जो है आगे चल रही थी, यानी कि इससे इतने डिग्री आगे चल रही थी, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर सोचा जाए, अगर यही रहता है तो 90 डिग्री आगे चल रही है, तो बहुत अच्छा नजर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन आ गया रजिस्टर भी, रजिस्टर चाहता है कि मेरे साथ करंट चले, कैपेसिटर चाहता है कि मेरे से करंट जो है 90 डिग्री आगे चले। लेकिन अगर ये दोनों ही मौजूद होगी तो इन दोनों के बीच का जो है क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा, कहने का मतलब इन दोनों, क्योंकि एक चाह रहा है कि मेरी ही दिशा में करंट चले, एक चाह रहा है, कैपेसिटर चाह रहा है कि 90 डिग्री आगे चले। तो इन दोनों की बातों को अगर हम दोनों ही इन सर्किट के एलिमेंट्स को अगर जो है एसी सर्किट में रख दें, तो जाहिर सी बात है इसका भी अपना इंपैक्ट होगा और इसका भी अपना इंपैक्ट होगा। तो इन दोनों के इंपैक्ट, ना तो इसकी बात चलेगी ना तो इसकी बात चलेगी, इन दोनों की जो रिजल्टेंट बनेगा वो कहाँ आएगा, जाहिर सी बात है बीच में आएगा, ठीक है। तो ना तो आगे चलेगी वोल्टेज ना पीछे, यानी कि जो है इन दोनों की 90 डिग्री आगे चल सकती है, ना इसके साथ वोल्टेज चल सकती है। तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो एक समझौता करेगी इन दोनों के बीच में, और कहेगी कि मैं ना तो आपके साथ प्रॉपरली जा सकती हूँ, ना इनसे 90 डिग्री का एंगल बना सकती हूँ, ठीक है, यानी कि ये कैपेसिटर से। तो कुछ ऐसा बनेगा। इन द सेम मैनर यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन एंगल अब बनाने के लिए हमको ये वाला एंगल बनाना पड़ेगा बेटा फाई, ठीक है।
क्योंकि वो हमेशा करंट के साथ बनेगा। ठीक है, ये हमारा आ गया, लेकिन मैं इस डायग्राम से नहीं करूंगा, तो इस डायग्राम को मैं हटा दे रहा हूं, इस फेजर डायग्राम को, और अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम जो है काम करते हैं। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग कैसे काम होगा। ये आपकी रिजल्टेंट वोल्टेज है, तो अगर हम ध्यान से देखें इसका रेजिस्टर आर है, तो इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा आपका आई इंटू आर। ओम्स लॉ यही कहता है भाई, यदि कोई रेजिस्टेंस आपके पास आर है जिसमें आई करंट जा रही है किसी वक्त, तो उस वक्त उसमें पोटेंशियल ड्रॉप ई आर इज इक्वल टू आई इंटू आर होगा। इन द सेम मैनर इसके साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। तो वो क्या होगा, देखिए द वोल्टेज अक्रॉस the capacitor is given by EC is equal to कितना हो जाएगा I into XC, because the resistance of a capacitor is your XC। XC यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें रिजल्टेंट वोल्टेज, तो रिजल्टेंट वोल्टेज हमें कैसा नजर आएगा अगर हम इन दोनों को अगर मैच बनाना चाहें, तो रिजल्टेंट वोल्टेज E इज इक्वल टू, देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक जो है ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, इस ट्रायंगल में जितना ये EC है उतना ये भी क्या होगा आपका EC ही होगा। तो क्या होगा, देखो जरा ध्यान से, इसको इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा आपका, ये अगर मुझे ये चाहिए, देखो ये हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 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 परपेंडिकुलर स्क्वायर, या वेक्टर बन रहे हैं, ये वेक्टर्स हैं। तो अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो वेक्टर का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू, यदि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वन इज योर वेक्टर ए, अनदर वन इज योर वेक्टर बी, एंड दीज टू रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड ऑफ a parallelogram, then the resultant vector r can be written as r is equal to under root a square plus b square plus 2 times of ab cos theta, where theta is the angle between vector a and b। तो इन द सेम मैनर इसका भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस ढंग से समझना चाहते हैं, तो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज द अप्लाइड वोल्टेज इज गिवन बाय E इज इक्वल टू ई आर स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, दैट इज ई सी स्क्वायर प्लस ई आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई सी ई आर cos the angle between these two, that is ER and EC is your 90 degree. So in place of theta you can put 90 degree, cos 90 is your 0, it means ये वाला जो है आपका कंपोनेंट यहां से हट जाएगा। तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, EC स्क्वायर प्लस ER स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। अब EC और ER की वैल्यूज को आप जानते हैं, तो हम इसको रख देते हैं यहाँ पे। The value of EC is your this, that is E is equal to under root I XC whole square plus R, ER is your I into R whole square। ठीक है, ये हमारे पास कुछ चीजें आ गई हैं। ठीक है, अब हम जरा ध्यान से इसको देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो यदि हम देखें तो यहाँ पे भी आई स्क्वायर है, यहाँ पे भी आई स्क्वायर है, अंडर रूट के अंदर आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर को मैं बाहर निकालूंगा तो आई के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो E इज इक्वल टू आई टाइम्स एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, यदि हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, ठीक है, ये कुछ E यानी कि वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू दिस वन, दिस है क्या, ये एक रेजिस्टेंस है, ये इसका मतलब एक रेजिस्टेंस है, एंड दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंपीडेंस। इंपीडेंस का मतलब भी अवरोध होता है बेटा, अवरोध कहने का मतलब रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि हम जो है नॉर्मल रेजिस्टेंस को भी रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर उसको भी हम इसी ढंग से रिप्रेजेंट करेंगे तो जो है हमें कंफ्यूजन ना हो जाए लिखने वक्त, इस वजह से हमने इसका नाम क्या रख दिया, इंपीडेंस रख दिया। तो ये आपका इंपीडेंस है। तो इस इंपीडेंस को वेयर अंडर रूट एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, ठीक है, इसको हम जेड कहते हैं, इज इक्वल टू ये क्या है आपका इंपीडेंस ऑफ आरसी सर्किट। तो ये आरसी सर्किट का जो है इंपीडेंस है। ठीक है, तो ये जेड आ गया, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका आई इंटू जेड, और I इज इक्वल टू E अपॉन जेड। अगर एक बात ध्यान से देखिए, अगर आपको पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज चाहिए
दिस इंप्लाइज यदि आपको पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज चाहिए तो यानी कि पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू चाहिए तो पीक वैल्यू कितना हो जाएगा, आई नॉट हो जाएगा। तो उसके लिए कितना हो जाएगा, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ करंट अगर चाहिए, सॉरी करंट, करंट आपको चाहिए तो उसके लिए क्या हो जाएगा, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन जेड। ठीक है, अगर आपको आरएमएस वैल्यू चाहिए, आई आरएमएस, तो कितना हो जाएगा, ई आरएमएस अपॉन जेड। ये तो वैसा ही है बेटा, जैसे आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ये इसका रेजिस्टेंस है, ये इसका रेजिस्टेंस है, कहने का मतलब इस सर्किट का रेजिस्टेंस है, इसके रेजिस्टेंस को जेड से दिखाते हैं और उस जेड की वैल्यू इतनी है, यानी कि एक्स सी प्लस आर का स्क्वायर। तो जो जेड है उसको नए नए फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हैं। तो जेड इज इक्वल टू कैसा कैसा नजर आ सकता है, जेड दैट इज द इंपीडेंस ऑफ दिस आरसी सर्किट। तो आरसी सर्किट का क्या था इंपीडेंस, वो था आपका एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था। और जहां तक आपने पीछे पढ़ा होगा कि एक्ससी जो होता है वो 1 अपॉन ओमेगा सी, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी। तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज जेड इज इक्वल टू कितना नजर आएगा, देखो जरा आपका 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमारे पास जो है देखो, हमें अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि इसकी जो है नेट वोल्टेज जो है कैसी नजर आती है। नेट वोल्टेज जो अप्लाइड वोल्टेज हमने यहाँ पे लगाई है, E इज इक्वल टू आई इंटू जेड। ठीक है, ध्यान रहे इसमें हम क्योंकि जो है पूरा मैग्नीट्यूड वाइज काम कर रहे हैं तो इसलिए सारे मैग्नीट्यूड्स हैं। देखा होगा जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगता है तो वहां पे हम मैग्नीट्यूड वाइज जो है दो वेक्टरों का रिजल्टेंट वेक्टर का क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। इन द सेम मैनर यहाँ पे भी हम सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड को याद निकाल रहे हैं, ना कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज को यहाँ पे रख रहे हैं, यानी कि ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज नहीं है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे, यानी कि दिशा वाइज, क्योंकि इसके साथ ये डायरेक्शंस भी आ जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम नहीं ले रहे हैं, तो उसको निकालने के लिए हम दूसरा तरीका अपनाते हैं जिसको फेज एंगल कहते हैं। तो हम फेज एंगल निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता रहा था, पहले हमने जो है वोल्टेज को निकाला, देन आई पीक वैल्यू ऑफ वोल्ट करंट, पीक वैल्यू ऑफ सॉरी आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट हमने फाइंड आउट किया और इंपीडेंस को प्रॉपर्ली देखा है। इंपीडेंस क्या है इस सर्किट का, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन आरसी सर्किट। ठीक है, इज कॉल्ड इंपीडेंस। ऐसे एलसीआर में पढ़ेंगे तो वहां पे भी इसको इंपीडेंस ही नाम दिया गया है। तो ये हो गया हमारा। अब हम जो है इसमें फेज एंगल को पढ़ रहे हैं, तो सॉरी पहले फेज एंगल को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो फेज एंगल क्या होता है, देखिए फेज एंगल जब भी कभी निकालना हो तो फेज एंगल क्या होता है, tan फाई का कैलकुलेट करोगे तो tan फाई इज इक्वल टू कितना होगा। इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए, tan फाई किसके बराबर नजर आएगा आपको, तो अगर tan को अगर ध्यान से अगर आप देखें तो tan फाई इज इक्वल टू क्या होता है आपका, tan इज योर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, द परपेंडिकुलर इज योर EC अपॉन बेस, बेस इज योर ER। तो EC, the value of EC is your I into XC upon the value of ER is your I into R. I cancel out, that is XC upon R. तो tan phi is equal to XC. XC is your 1 upon omega C upon R. ये आपकी वैल्यू हो गई। और दिस इंप्लाइज phi is equal to, यदि आप phi को चाहते हैं तो phi is equal to tan इनवर्स XC अपॉन R। इस प्रकार से आप जो है इसका फेज एंगल भी प्राप्त कर चुके हैं। अब जो है अगर आपसे पूछा जाए कि इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगी इसके अंदर, तो वैल्यू ऑफ, जब वोल्टेज इतनी लगी हुई है तो इंस्टेंटेनियस करंट कैसी नजर आएगी, तो अब हम इंस्टेंटेनियस करंट को निकाल रहे हैं। करंट, तो द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट कितनी होगी, तो इंस्टेंटेनियस करंट I इज इक्वल टू I नॉट साइन। अब जरा समझते हैं, जब यही था तो हमने इंस्टेंटेनियस करंट क्या लगाई थी, जब ये वोल्टेज थी तो कैसी थी, देखिए इंस्टेंटेनियस करंट I इज इक्वल टू कितना हो गया, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, बिकॉज ये एंगल पाई बाई 2 आगे चल रही थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये वाला जो है फैक्टर इसके साथ लग गया, यानी कि जो है इसमें इस सर्किट में हमने रेजिस्टेंस को भी इन्वॉल्व कर दिया, तो ना तो ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, जो वोल्टेज है आपके पास मौजूद है, ये वोल्टेज जो है यानी कि अप्लाइड वोल्टेज है, ना तो वो रेजिस्टेंस के साथ जा सकती है, ना इससे 90 डिग्री का एंगल बना सकती है।
समझ में आ रही बात? तो यानी कि इसके बीच का रास्ता जो है इख्तियार करती है, तो उस वक्त, उस पर्टिकुलर वक्त में कितने का एंगल बनता है, इसका फेज एंगल पाई बनता है। तो मैं अब ये π/2 तो नहीं लिख सकता बेटा। क्यों नहीं लिख सकता π/2? क्योंकि जो है यही मौजूद नहीं है, इसका भी इंपैक्ट इसमें मौजूद है, और इसके इंपैक्ट की वजह से अब जो है करंट और वोल्टेज के बीच में जो एंगल का अंतर आ गया है वो फाई का आ गया है। तो जाहिर सी बात है ओमेगा टी तो वैसे ही लिखूंगा, प्लस कितना हो जाएगा आपका फाई। ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। क्योंकि अगर सिर्फ यही ये मौजूद होता तो ऐसा लिखना पड़ता मुझे, लेकिन यहाँ पे ये दोनों मौजूद हैं, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट, इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट फेज एंगल बना है करंट और वोल्टेज के बीच में, वो कितना बना हुआ है आपका फाई बना हुआ है। तो इसलिए ये हमारी इंस्टेंटेनियस करंट को शो करेगा, ना कि जो मैंने अभी इक्वेशन यहाँ पे आपकी मिटाई वो नहीं करेगा, क्योंकि वो तो सिर्फ कैपेसिटर के लिए था। इसी प्रकार से जो है आपकी अगर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज चाहिए तो सॉरी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज तो आपके पास है, इंस्टेंटेनियस जो है पावर चाहिए, तो उसको अगर हम निकालना चाहें पावर, तो इंस्टेंटेनियस पावर को अगर आपको निकालना है तो PT इज इक्वल टू E इंस्टेंटेनियस I instantaneous, because P is equal to V into I, that is V is your voltage, I is your current। तो यहाँ पे वोल्टेज किससे डिनोट की जा रही है? E से, that is E into I। The instantaneous voltage is your this, that is E naught sin omega t, और ये कितना है I naught sin omega t, प्लस जो फाई एंगल ये फेज का डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये आपकी इंस्टेंटेनियस जो है क्या आ गई? वोल्टेज आ गई। अगर मैं इस आई नॉट को यहां से हटा दूं तो ये आई नॉट यहां पे मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका जो है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। अब एवरेज पावर, अगर हमसे इसमें एवरेज पावर पूछता है, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो पी एवरेज, अभी हमने इसका फॉर्मूला निकाला नहीं है बेटा, तो अभी आप इसको यूज करें। तो पी एवरेज इज इक्वल टू कितना होता है? ERMS IRMS cos phi, and the value of cos phi is your this। तो cos phi अब आपको निकालना है, तो इसके लिए हमें पावर फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पावर फैक्टर भी निकालना बता रहा हूं आपको। तो पावर फैक्टर, cos phi इज योर पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर कितना होता है बेटा? cos phi होता है। तो cos phi इज इक्वल टू, अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो cos क्या होता है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हियर द वैल्यू ऑफ बेस इज योर ER और हाइपोटेन्यूज इज योर E, इज इक्वल टू ER कितना है बेटा? I इंटू आर है, और E कितना है? I इंटू जेड। अभी मेरे इसी वीडियो में जो है पीछे जाके देखिए, तो I इंटू जेड होगा, देखना बेटा। तो I से I कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा? R अपॉन जेड। एंड cos फाई कैन ऑल्सो बी रिटन एज R, तो अपनी जगह पे है, और जेड की वैल्यू कितनी है बेटा? XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये cos फाई अगर यहाँ पे रख देंगे तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन हो जाएगा एवरेज पावर का। यहाँ पे एवरेज पावर जीरो नहीं होती है, उस इसके केस में होती है, इसमें कुछ पावर लॉस होती है। तो इन दोनों के बीच का जो है एक क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट को लेगा, जिसको cos फाई से मल्टीप्लाई करेगा ये, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है। तो इतना तो आपके पास हो गया। आपने यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस जो है आपका करंट को भी देख लिया, आपने इम्पीडेंस को देखा, आपने फेज एंगल को देखा, पावर फैक्टर को देखा। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पे अभी पढ़ी। अब जो है एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं, उस चीज को जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए, अगर हम इसका फेजर डायग्राम जो है, वैसे तो नॉर्मल फेजर डायग्राम तो ये है आपका, जो लाइन के रूप में जो है, यानी कि वेक्टर्स के रूप में दिखाया गया है। यदि इसका आप जो है वेव फॉर्म में जो है देखना चाहते हैं तो कैसे नजर आएगा, जरा ध्यान से देखते हैं। ये देखिए, जो करंट है वो इसको शो कर रही है, करंट इसको शो कर रही है, अब वोल्टेज जो है इसको शो कर रही है। तो वोल्टेज का कर्व जो है साइन कर्व है, देखिए साइन कर्व है, तो हमने वोल्टेज का कर्व बना दिया, ये साइन कर्व बना दिया वोल्टेज का, ये आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। तो ये तो जो है वोल्टेज को दिखा रही है, यानी कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को दिखा रही है। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं, करंट जो है फाई एंगल जो है आपकी क्या चल रही है? आगे चल रही है, करंट आगे चल रही है फाई एंगल। ये देखो इक्वेशन ऑफ करंट क्या है? फाई एंगल आगे चल रही है, क्योंकि इन दोनों के बीच का रास्ता अपना रही है। देखो फाई एंगल आगे चल रही है, देखो ये वोल्टेज से फाई एंगल ऊपर है, ठीक है। तो वोल्टेज करंट पहले ही स्टार्ट हो गई होगी, कहने का मतलब यहां से स्टार्ट हुई, ये करंट को शो, ये
तो ये वाला जो है आपका इंस्टेंटेनियस करंट को शो कर रहा है, और इन दोनों के बीच में जो अंतर है टाइम का, ये टाइम है आपका, टाइम का अंतर, ये जो फाई एंगल का अंतर है इन दोनों के, इसको एंगल से भी दिखा सकते हैं बेटा, टाइम से भी दिखा सकते हैं और एंगल से भी इसको शो किया जा सकता है। तो इन दोनों के बीच में एंगल का अंतर कितना है, देखो अभी फाई का है। तो ये तो आपको इंस्टेंटेनियस करंट को शो कर रही है जो ब्लू वाली है, और जो ब्लैक वाली है वो किसको दिखा रही है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को शो कर रही है। ठीक है, तो ये आपका है, देखो पहले स्टार्ट हो गया, ये बाद में स्टार्ट हो रहा है। करंट जो है 90 डिग्री आगे, यानी कि इसमें कितनी एंगल आगे चल रही है, 5 डिग्री। समझ में आ रही बात ये सभी को? जैसे हमने उसमें किया था, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, ध्यान से देखो जरा। उस वाले में अगर हमने जो है इसके डायग्राम को अगर बनाया था तो किस प्रकार से बनाया था, अगर उस डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो इस प्रकार से बनाया था, जिसमें सिर्फ यही मौजूद था। तो वोल्टेज तो ये हो गई थी बेटा, और करंट को कैसे दिखा रहे थे, जरा ध्यान से देखिए। करंट 90 डिग्री ऊपर चल रही थी, तो ऐसे करके ये करंट को शो कर रहा था और ये वोल्टेज को शो कर रहा था। ठीक है, ये आ गया। तो ये करंट ब्लैक वाला और ये वोल्टेज को शो कर रहा है, तो इस प्रकार से। लेकिन अब ये जो करंट है, ये करंट जो है पहले यहां से स्टार्ट हो रही है। क्यों स्टार्ट हो रही है बेटा यहां से स्टार्ट, क्योंकि ये पहले ही स्टार्ट हो जा रही है फाई एंगल। तो यहां तो हम फाई एंगल दिखा नहीं सकते, फाई एंगल यहां रहा होगा, तो इसको हमने यहां से स्टार्ट किया। ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, यहां से स्टार्ट हो रही है इस केस में, क्योंकि ये दोनों फैक्टर आ गए, तो इसका भी इसमें जो है क्या करा पड़ा, कुछ इफेक्ट पड़ा, तो यहां आ गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समटाइम्स जो है बच्चों से पूछा जाता है इसमें, तो उस चीज को जो है आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो आप टाइम लैग, कितना टाइम का अंतर आ गया, क्योंकि ये एंगल और टाइम को दिखा रहा होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टाइम लैग को हम निकाल रहे हैं, हम कितना टाइम लैग पीछे चल रही है वोल्टेज और करंट के बीच में, कितने का टाइम लैग आ रहा है। तो टाइम लैग यहाँ पे जो है वोल्टेज, सॉरी, फेज एंगल का जो लैगिंग हो रही है वो कितनी है, 5 है, 5 है। यानी कि ये वोल्टेज जो है इससे 5 एंगल क्या कर रहा है, लैग बिहाइंड चल रहा है, पीछे चल रहा है। तो ऐसी टाइम कितना पीछे चल रहा है, तो ये इतना टाइम पीछे चल रहा है, ये टाइम पीछे चल रहा है, देखो ये वाला टाइम पीछे चल रहा है, इतना टाइम। इसको कैसे निकालेंगे आप, इस चीज को समझते हैं, टाइम लैग। तो ध्यान से सोचिए, यहां से लेके यहां तक में कितना टाइम का अंतर आ रहा है, कैपिटल टी का टाइम। और उस वक्त अगर एंगल वाइज देखा जाए तो 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री में आपको टी टाइम का जो है अंतर नजर आ रहा है। समझ में आ रही बात है? तो 1 डिग्री में कितने का अंतर नजर आएगा आपका, टी अपॉन 360। तो 5 डिग्री में कितने का नजर आएगा, देखो यहां से लेके यहां तक में टाइम का अंतर कितना आया, टी का आया। ठीक है, ये कितना आया, देखो 90, 90, 180, 270 एंड 360, यानी कि यहां से लेके यहां तक पूरा एक टाइम पीरियड, एक पूरी वेव को बनने में इतना टाइम लगा। तो इतना टाइम यानी कि उसका टाइम पीरियड लगा। तो उस वक्त कितना एंगल था, 360। 360 में टाइम कितना हुआ आपका, कैपिटल टी। तो इतने के लिए कितना टाइम होगा, इतना, यानी कि इतना ही तो टाइम लगा रहा है, देखो इतना पीछे तो जा रहा है। तो इतना पहले चालू हो जा रहा है, तो वो टाइम हम निकाल रहे हैं, यानी कि ये कितना टाइम लैग पीछे चल रहा है, यानी कि ये तो यहां से समय से को स्टार्ट कर दे रहा है, जबकि इसका समय आगे से स्टार्ट हो रहा है। तो ये पहले स्टार्ट हो जा रहा है करंट, और वोल्टेज बाद में स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो 5 डिग्री के लिए कितना होगा, तो 5 डिग्री के लिए कितना होगा, टी अपॉन 360 इंटू 5। तो यही जो है टाइम लैग का क्या है, फॉर्मूला है। तो हम टाइम लैग का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं आपका। ठीक है, टाइम लैग टी इज इक्वल टू कितना आया आपका, टाइम पीरियड अपॉन 360, और जो फेज एंगल है उसमें कितना अंतर है, 5। तो ये टाइम लैग का फॉर्मूला हो गया। अगर आप फॉर्मूला समझे, वैसे तो कॉमन सेंस वाली बात है बेटा, यूनिटरी है, आप उसको इजिली समझ सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पे टाइम लैग का भी सेंस को जान लिया। तो अब हम लोग जो है आगे पढ़ रहे हैं इसके क्वेश्चंस। तो इतना सभी लोगों को समझ में आया होगा कि एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर एंड कैपेसिटर ओनली इन सीरीज, तो उसमें क्या होता है, उसकी इंस्टेंटेनियस करंट की क्या वैल्यू है, उसका इंपीडेंस कैसा नजर आता है, उसका फेज एंगल कैसा नजर आता है। ठीक है, उसकी इंस्टेंटेनियस पावर क्या है और एवरेज पावर क्या है, उसमें टाइम लैगिंग क्या है, ये हमने सारी चीजें पढ़ ली। और ये सारा सॉल्यूशन जो है फेजर डायग्राम सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग पढ़ा। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन को कर रहे हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं, तो जरा देखिए। हमें एक एसी सर्किट प्रोवाइड किया गया है और उसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमने सर्किट पढ़ लिया था। तो उस सर्किट में हमें करंट प्रोवाइड की गई है
करंट बोला गया है, करंट इज इक्वल टू 1.5 मिली एम्पियर। ठीक है, इतनी करंट जो है आपकी प्रोवाइड की गई है, और इसका ओमेगा प्रोवाइड किया गया है, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है 100 रेडियन पर सेकेंड प्रोवाइड की गई है ओमेगा। ठीक है, और जो इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 10 किलो ओम का लगा हुआ है। ठीक है, और सी इज इक्वल टू 0.5 माइक्रोफेरेड प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है इसमें एक्ससी कितना होगा। क्वेश्चन जो है पूछा गया है, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है आपका एक्ससी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक्ससी जेड। दूसरा जो है आपका बी जो है जेड पूछा गया है। ठीक है, ईआरएमएस वैल्यू ऑफ करंट पूछी गई है, ईआरएमएस यानी कि वोल्टेज पूछी गई है, सिंपली वोल्टेज बोला है बेटा, वोल्टेज। अभी मेरे को कुछ बताना है, इसमें वोल्टेज पूछी गई है, कितनी वोल्टेज अप्लाई हुई इसमें, सी। ठीक है, वोल्टेज पूछी गई है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ये पूछा गया है तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपके साथ डी आपसे ये पूछा गया वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और पांचवा पूछा गया है फेज एंगल। और फेज एंगल को पूछा गया है, तो और इसके बाद पूछा गया है टाइम लैग। बिटवीन मैक्सिमम करंट एंड मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है, जो भी आपके लिख सकते हो, टाइम लैग पूछा गया है, यानी कि आप एक एक करके इसके क्वेश्चन को निकालते हैं। सबसे पहले देखिए, दी हुई चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ये जो करंट दे रखी है बेटा, उसने सिंपली करंट कह रखा है, तो इट मींस ये आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट होगी। ध्यान रहे, हमेशा याद रखना कि जब भी कभी एसी सर्किट पे काम करें आप, करंट और वोल्टेज अगर दे रखी है और उसमें कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है कि ये जो है आपकी पीक वैल्यू है या फलाना वैल्यू है, ऐसा कुछ वैल्यू मेंशन मेंशन नहीं कर रखी है, तो इट मींस वो आरएमएस वैल्यूज होंगी। जैसे यहाँ पे जो है करंट आपको प्रोवाइड कर रखी है, तो इट मींस दिस करंट इज योर आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ये बहुत कंफ्यूजिंग फैक्टर है बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा जब इसमें करता है, क्योंकि इसमें करंट एक प्रकार की नहीं होती, इसमें पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज होती है, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज होती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज होती है। तो ऐसी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट जो है होती हैं। तो आपको समझना होता है कि क्या होता है, क्यों ऐसा क्यों सोचा गया है। देखिए, आपकी जब भी मार्किंग होती है, जैसे आपके बल्ब मिला आपको या आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लेते हो, तो उसमें जो मेंशन रहता है वो सब आरएमएस रहता है, क्योंकि इसकी जो मेरे प्रीवियस लेक्चर को आप देखिए तो मैंने आपको वहां पे बताया होगा कि जो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर फुल साइकिल आती है करंट और वोल्टेज, वो जीरो हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, मीन को हमने जब निकाला था वो आरएमएस के फॉर्म में निकाला था, तो आरएमएस वैल्यू ही जो है आपकी मार्किंग में रहती हैं उधर पे। तो जो भी आपको मार्किंग, जैसे जो है कोई डिवाइस दिया होगा उसका मार्किंग दिया होगा, तो वो सारी आरएमएस वैल्यूज जो है मेंशन होगी, जब क्योंकि उसमें कुछ नहीं लिखा होता, वो सिर्फ करंट बोलता है तो करंट का मतलब आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, वोल्टेज बोलता है सिंपली तो इसका मतलब आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो ये आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट आपको प्रोवाइड की गई है। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है इसमें एक्ससी निकालना है, तो एक्ससी इज इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा सी। तो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, तो 1/ओमेगा सी, सॉरी, तो 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी कितना होगा, ओमेगा की वैल्यू को अगर हम ध्यान से देखें तो वो कितनी प्रोवाइड कर रखी है, 100 रेडियन। तो ये 100 रेडियन पर सेकेंड। सी इज योर, सी अगर हम ध्यान से देखें तो 0.5 दे रखा है, 0.5 इंटू 10⁶ विथ नेगेटिव साइन, दैट इज माइक्रोफेरेड प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, तो ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये 1/2 है कायदे में, 1/2 है। 0.5 का मतलब 1/2, ये 2 ऊपर चले गया, ये 2 ऊपर चले जाएगा, और ये इसको कुछ दो को कम कर लेगा, यानी कि इसमें 2 माइनस पावर को कम करेगा, तो कितना हो जाएगा आपका 10⁴, और ये 2 ऊपर चले गया इंटू 2 ओम, यानी कि 2 इंटू 10⁴ ओम जो है आपका कितना हो गया, XC हो गया। ठीक है, दूसरा बी पूछ रहा है आपसे, अगर आप ध्यान से देखें तो वो जेड पूछ रहा है, तो इंपीडेंस ऑफ दिस सर्किट पूछ रहा है, तो जेड इज इक्वल टू कितना होता है आपका, XC² प्लस आर स्क्वायर। तो द वैल्यू ऑफ XC इज योर दिस, दैट इज 2 इंटू 10⁶, और आर कितना प्रोवाइड कर रखा है, देखो जरा यहाँ पे, अभी निकाला हमने XC, तो XC की वैल्यू रख दी 2 इंटू 10⁶,
एक्स सी इज इक्वल टू 2 × 10⁴ सॉरी का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। और इन द सेम मैनर यहाँ पे ये प्रोवाइड कर रखा है, तो ध्यान से देखो ये आर इतना प्रोवाइड कर रखा है, तो इसका मतलब 10⁴ ओम प्रोवाइड कर रखा है, यानी कि प्लस 10⁴ का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जेड निकल जाएगा, एंड द वैल्यू ऑफ जेड इज योर 2.236 × 10⁶ ओम, ये आपका जेड आ गया। अब आपसे वोल्टेज पूछा गया, देखो सिंपली बोल रहा है वोल्टेज निकाल दीजिए, तो वोल्टेज निकालना है तो इसका मतलब क्या निकालना है, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितना होगा, ई आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड। आई आर एम एस आपको कितना प्रोवाइड कर रखा है, देखो ये सिंपली करंट कह रहा है, तो इसका मतलब ये आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट है, तो वो कितना हो जाएगा 1.5 × 10⁶ सॉरी -3 मिली एम्पियर दिया हुआ है आपको, इंटू जेड। द वैल्यू ऑफ जेड अभी आपने निकाली थी, वो कितनी निकली थी, ये निकली हुई है इंटू 2.236 × 10⁶। इन दोनों को वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगी। द वैल्यू ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कितना आ रहा है आपका, 3.3 × 10⁻³ वोल्ट, 3.3 × 10⁻³ वोल्ट, इतना आपका आ जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन भी हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने इसमें कर लिया। अब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर पूछ रहा है, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना होगा, उसको हम किससे दिखा रहे थे, ईसी से, वो कितना हो जाएगा आई। देखो अगेन इसने वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर पूछा है, तो ये नहीं बोला कि पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ऐसा बोलता तो पीक वैल्यू निकालते, तो इसने सिर्फ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, इसका मतलब आरएमएस वैल्यू ऑफ जो है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर पूछ रहा है, तो हम आरएमएस वैल्यू निकालेंगे। तो ईसी वैसे होता कितना है आपका, ई यानी कि वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रजिस्टर, तो इसका रजिस्टर कितना है आपका एक्ससी है, तो लेकिन यहाँ पे करंट कौन सी लेनी पड़ेगी, आरएमएस, क्योंकि इसने कुछ मेंशन नहीं किया है, सिंपली इतना बोला है कि वोल्टेज निकाल दीजिए अक्रॉस कैपेसिटर, तो वो हमें आरएमएस निकालनी पड़ेगी। आरएमएस वोल्टेज निकल रही है, ये वोल्टेज जो निकल रही है वोल्टेज अक्रॉस जो है सी जो है आरएमएस के फॉर्म में लगेगा, तो आई आरएमएस इंटू कितना हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस वो कितना होता है आपका एक्ससी, तो कितना हो जाएगा ईसी इज इक्वल टू आई आर एम एस। आई आर एम एस की वैल्यू कितनी है 1.5 मिली एम्पियर, दैट इज 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू एक्ससी। द वैल्यू ऑफ एक्ससी आपने अभी निकाला, वो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴ ओम, इतना आपने निकाला, तो एक्ससी इज इक्वल टू ये से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, और इसमें से एक 10 बचेगा यानी कि 30 ओम। तो एक्ससी भी निकल गया, यानी कि यारा क्वेश्चन भी सॉरी वीसी ईसी भी निकल गया आपका, तो ये चौथा क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। अब हम पांचवा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बोल रहा है फेज एंगल निकाल दीजिए। तो फेज एंगल क्या होता है, हमने क्या कहा था, फेज एंगल जब भी कभी निकालना हो तो आप क्या निकालेंगे, tan phi। तो फेज एंगल हमको निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा XC अपॉन R, तो tan phi इज इक्वल टू XC। द वैल्यू ऑफ XC कितनी है आपकी 2 इंटू 10⁻⁴। देखो ये दिख रखा है XC की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁴, 2 इंटू 10⁻⁴, और जो R है वो कितना है आपका 10,000 ओम, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 10,000, ये हो गया ये और ये कैंसिल, दैट इज phi इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। तो tan इनवर्स 2 की वैल्यू यदि आप देखें टेबल में, तो phi की वैल्यू को आपको देगा 63 पॉइंट समथिंग, तो वो आएगा 63.43, तो ये आ गया आपका 63.43 डिग्री, इतना आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है लास्ट वन में, टाइम लैग। अभी मैंने टाइम लैग का आपको बताया था, तो टाइम लैग लास्ट वन क्वेश्चन है आपका, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं बेटा। अब टाइम लैग तो टाइम लैग t इज इक्वल टू कितना था, अभी जस्ट इससे पहले हमने थ्योरी पढ़ी थी, वो कितना आया था t/360 इंटू 5, कितना का टाइम का अंतर आएगा, क्योंकि जो है इन दोनों में फाई एंगल पे, यानी हमने अभी पढ़ा था 360 डिग्री पे कितना होता है t, यानी कि पूरा टाइम पीरियड का जो है अंतर आता है, तो 1 डिग्री पे कितना आ जाएगा t/360, यानी कि 5 डिग्री पे कितना आएगा इंटू 5, एंड दैट विल गिव द सेंस ऑफ टाइम लैग, ठीक है। तो हमने t भी हम इसका निकाल सकते हैं,
तो सबसे पहले इसकी टी की जरूरत पड़ रही है। तो हम अगर इसके टी को निकालना चाहें तो टी यहां से निकलेगा बेटा, इस जगह से निकलेगा टी, तो मैं टी को निकाल रहा हूं यहाँ पे देखिए। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 2 पाई टी, 2 पाई अपॉन टी, और टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो 2 इंटू 3.14 पाई, द वैल्यू ऑफ पाई इज योर 3.14, ये आ गया। और ओमेगा, ओमेगा इज योर दिस, कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, देखो ये, ठीक है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 826 अपॉन 100। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.0628 सेकेंड, तो ये टाइम आ गया आपका। तो इस टाइम को इसमें रख देते हैं, तो 0.0628 इंटू 5 अभी आपने निकाला था, कितना है 63.43 अपॉन 360। तो टाइम लैग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आपको टाइम लैग भी पता चल जाएगा। द वैल्यू ऑफ टाइम लैग इज योर 0.0111 सेकेंड, यानी कि इतने पहले जो है करंट स्टार्ट हो जाएगी, वोल्टेज बाद में स्टार्ट होगा इतने सेकंड बाद में, ठीक है। इतने का अंतर है दोनों के बीच में। तो ये हमें यहाँ से इस क्वेश्चन से पता चला, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिखाई। अब हम एक नया क्वेश्चन कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को एक बार, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग देख लें, फिर एक नया क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, थोड़ा सा जो है ना प्रैक्टिस अपने आप से कीजिए। जैसे अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन को लिखूंगा तो आप अपने आप से उसको करने की कोशिश कीजिए बेटा, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसमें, ठीक है। मैं लगभग जो है जितनी चीजें पूछ सकता है क्वेश्चन, मैं उन सारी चीजों को इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ। हालांकि जो है, जो जहां से मैंने इस क्वेश्चन को नोट किया तो वहां पे सिर्फ एक दो ही चीजें पूछ रखी थी, और मैंने जो है इसमें जो है ये बाकी सारी चीजें जो है इसमें इंट्रोड्यूस कर रखी हैं, तो ताकि मैं एक ही क्वेश्चन में जो है सारी बातों की बात कर लूँ यहाँ पे। तो जैसे मान लिया जाए एक रजिस्टर दे रखा है, रजिस्टर जो है आपका 3 ओम का है, और एक कैपेसिटर दे रखा है आपको 1 माइक्रोफेरेड, दैट इज 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटी दे रखी है इसकी, ठीक है। और इससे एक वोल्टेज लगा दी गई है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कुछ प्रोवाइड की गई है इसको, ठीक है। तो ये वोल्टेज के बारे में अब हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये वोल्टेज जो इसमें लगाई गई है, E इज इक्वल टू 50 साइन 10⁻⁶t प्लस 45, इतनी वोल्टेज यहाँ पे लगाई गई है, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो उस चीज को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है आपसे, अगर आप देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन कितना है आपका, इसमें आपसे एक्स सी पूछा गया है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है जेड पूछा गया है। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आई नॉट पूछा गया है, क्योंकि वोल्टेज दे रखा है आपको, आई नॉट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और चौथा जो है पूछा गया है आपसे फेज एंगल, जानबूझ के मैं लिख रहा हूं बेटा फेज एंगल निकालना पड़ जाता है वो तो खैर, ठीक है। फेज एंगल फाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और पांचवा पूछा गया है प्रश्न आपसे, इसमें इंस्टेंटेनियस करंट, आई टी से दिखा देता हूं बेटा, पूरा नहीं लिखता हूं, आई फॉर करंट, टी फॉर इंस्टेंटेनियस, ठीक है, ये पूछा गया है, ठीक है। और छठा आपसे पूछा गया है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, यानी कि ई आर टी पूछा गया है, ठीक है। और सेवेंथ पूछा गया है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है। और आठवां पूछा गया है आपसे इंस्टेंटेनियस पावर पीटी, आठवां क्वेश्चन। और नवा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे टाइम लैग। मैंने लगभग जितनी चीजें निकाल सकते हैं वो सारी चीजें इसमें इंट्रोड्यूस कर दी हैं। आप एक बार इस जो क्वेश्चन को क्या कर दीजिए, अपने ऐसे करके पॉज कीजिए, वीडियो को बंद, मतलब जो है स्टॉप कीजिए, और स्टॉप करने के बाद इसको खुद से करने की कोशिश कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे काम करना है, ठीक है। तो ये आपको आर प्रोवाइड किया गया है। तो आप एक एक करके इन सारी चीजों को निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक्स सी निकालना है, तो फर्स्ट वन क्या है, एक्स सी है, तो एक्स सी इज इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन ओमेगा सी।
तो 1/ओमेगा c, द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज योर, देखो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो इससे मैच करो जरा, तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट, ऐसा कुछ है देखो। तो ओमेगा कितना है आपका, देखो 10⁻6 है, तो 10⁻6 इंटू C, द वैल्यू ऑफ C इज योर 1 माइक्रोफैरेड, दैट इज 10⁻6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो Xc इज इक्वल टू 1 ओम, इतना आ गया, ठीक है। द वैल्यू ऑफ Xc इज योर 1 ओम, ठीक है। सेकंड क्या पूछा गया है, Z, दैट इज इम्पीडेंस। अगर हम इम्पीडेंस को देखें तो जाहिर सी बात है Z इज इक्वल टू कितना होता है इसका, XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ XC इज योर कितना निकला अभी आपका 1 ओम निकला, तो 1 स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ R इज योर √3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू √4 विच इज इक्वल टू 2। तो वैल्यू ऑफ कितना आ गया आपका 2 ओम। तो Z इज इक्वल टू कितना आ गया 2 ओम, इतना आपने निकाल लिया, ठीक है। तो अब हम जो है तीसरा कर लेते हैं। तीसरा पूछ रहा है पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पीक वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, पीक वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज अपॉन कितना हो जाएगा आपका टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, दैट इज इंपीडेंस। तो इंपीडेंस ऊपर आप निकाल चुके हैं, ई नॉट आपको ऑलरेडी पता है, ई नॉट कितना है, देखो इससे कंपेयर कीजिए, तो ई नॉट कितना दिख रहा है आपको 50, दैट इज 50 अपॉन Z इज योर 2, तो इसको कैंसिल कर दोगे तो कितना हो जाएगा 25 एम्पियर, यानी कि तीसरा भी आप निकाल चुके हैं। तो चौथा निकाल रहे हैं अब आपका। अब ये पूछ रहा है फेज एंगल, तो फेज एंगल कितना हो जाएगा 10 फाइ इज इक्वल टू XC अपॉन R, और द वैल्यू ऑफ XC इज योर कितना है, देखो जरा 1, ठीक है, और R कितना है आपका √3, ये आ गया। तो फाइ इज इक्वल टू कितना होगा, दिस इंप्लाइज फाइ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इनवर्स √1/√3, 1/√3। तो 1/√3 कितना होगा, 10 कहाँ पे आता है 1/√3, ठीक है, 30 पे आता है, तो हम 30 पे रखेंगे इसको। तो यानी कि फाइ की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30 डिग्री। तो ये भी हमारा हो गया, ठीक है। अब हम जो है आगे बात कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। IT इंस्टेंटेनियस करंट, अब हम निकालना है इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस करंट यानी कि क्वेश्चन नंबर जो है आपका कितना है 5। तो इंस्टेंटेनियस करंट I इज इक्वल टू कैसे दिखेगी, अगर आप खुद ही लिखना चाहें तो कैसे दिखेगी, तो कैसे दिखेगी I नॉट, जो ये फेज है इनिशियल फेज है इतना तो लगेगा ही लगेगा, तो कितना हो जाएगा साइन 10⁻6t प्लस 45, ये तो होगा ही होगा, ठीक है, इतना तो इनिशियल फेज हुआ। लेकिन अगर हम देखते थे तो कैसा नजर आता है, I इज इक्वल टू I नॉट साइन कितना एंगल आगे चलती थी ओमेगा टी प्लस फाइ, तो इसका ओमेगा टी ये है बेटा पूरा, यानी कि इनिशियल फेज के साथ है इसके साथ, तो इतना हो गया प्लस फाइ, यानी कि इसमें फाइ भी जोड़ना है, तो प्लस फाइ। फाइ कितना एंगल आगे चल रही है ये 30 डिग्री, यानी कि इतना हो गया 30 डिग्री। और I नॉट की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, तो I नॉट की वैल्यू कितनी है 25, तो यहां पर रख दिया 25। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट कितनी आ जाएगी, I इज इक्वल टू इन द सर्किट IT है ये आपका, तो IT इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 25 साइन 10⁻60 प्लस 75, 45 प्लस 30 इज योर 75। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट। अब आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस दिस, तो वो कितना हो जाएगा इंस्टेंटेनियस अक्रॉस रजिस्टर, तो ER इंस्टेंटेनियस वो कैसा होगा बेटा, तो इंस्टेंटेनियस करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट इनटू रेजिस्टेंस। इसमें तो कुछ नहीं सोचना है बेटा, क्यों नहीं सोचना है देखिए क्यों नहीं सोचना है, तो इसमें इसलिए कुछ नहीं सोच रहे हैं बेटा, क्योंकि जो भी करंट इससे पास कर रही होगी, जो भी इंस्टेंटेनियस करंट यहाँ से बनेगी वो इससे पास कर रही होगी, जाहिर सी बात है इंस्टेंटेनियस करंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ऊपर, हम क्यों दिमाग लगाएं ज्यादा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सीरीज में, यानी कि इंस्टेंट करंट उससे भी इतनी पास करेगी, तो ये आ गया आपका, ठीक है। तो हम इसको इसमें इसके लिए तो बात नहीं कर रहा हूं, इसके लिए, क्योंकि इसमें क्या है वोल्टेज और करंट बोथ आर इन द सेम फेज, यानी कि इनके में फेज में कोई अंतर ही नहीं है, यानी कि जो उसको पहले से मिला होगा वही आपको दिखेगा, ये समझ में आ रही है। तो वोल्टेज और करंट के बीच में कितना है, वो कितना फेज का अंतर है, तो उसी चीज को हम क्या कर दे रहे हैं, लिख दे रहा है, यानी कि जो इंस्टेंटेनियस करंट वहां पे दिख रही है वही हमको क्या कर देना है, लिख देना है। तो इसकी वोल्टेज
और इसकी करंट के बीच में कोई भी अंतर नहीं होगा। जैसे इसकी अगर वोल्टेज लिखना चाहें, इसकी वोल्टेज को अगर लिखना चाहेंगे तो वो ही हम लिख रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा, करंट तो इतनी पास कर रही है इसमें से, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट कितनी हो जाएगी 25 साइन 10 टू द पावर कितना हो जाएगा आपका 6 t प्लस 75। इंस्टेंटेनियस करंट इतनी है, एंड द वैल्यू ऑफ r इज योर अंडर रूट 3। ठीक है, सो द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस दिस ये कितना हो जाएगा इससे 25 अंडर रूट 3 साइन 10 टू द पावर 6t प्लस 75। एक बार जरा ध्यान से सोचिए बेटा, थोड़ा सा इसको समझने में थोड़ा दिक्कत भी हो रही होगी, शायद मैं समझ सकता हूं इस बात को। देखिए इसमें क्या रहता है, वोल्टेज और करंट जो है वो दोनों के दोनों एक ही फेज में रहते हैं, यानी कि जो करंट यहां से आ रही है वो करंट कितनी आ रही है, इतनी आ रही है, तो उसका करंट का जैसा फेज होगा, यानी कि उसका फेज ऐसा है, वैसा ही इस वोल्टेज का भी होगा। इसलिए जो है हमने क्या कर दिया, उसी को उसमें लगा दिया, छाप दिया। समझ में आ रही बात है, क्यों छापा ऐसा, ऐसा क्यों लिख दिया, क्यों दिमाग नहीं लगाया इसमें, क्योंकि दोनों के दोनों एक जैसी स्थिति में होंगे। जैसी स्थिति में इंस्टेंटेनियस करंट होगी उसी स्थिति में इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होगी, क्योंकि ये तो एक रेजिस्टर है। तो हमने रेजिस्टर के लिए पढ़ा था कि जो वोल्टेज और करंट होती है वो दोनों एक ही फेज में होती है, यानी कि जैसे जैसे वोल्टेज में चेंज आता है वैसे वैसे करंट, देखो देखो जरा, दोनों के जैसे जैसे इस करंट में चेंज आएगा वैसे वैसे वोल्टेज में चेंज आएगा। ये तो इसका कांस्टेंट है, यहाँ पे इसका कांस्टेंट है, तो चेंज किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से, यानी कि जिसका जैसा इसका फेज है वैसे इसका फेज है। समझ में आ रही बातें, आप समझ गए होगे आप शायद। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 7, अब थोड़ा दिमाग लगाना है बेटा, अगर 7 क्वेश्चन वही होगा जो मैं सोच रहा हूं। तो ECT पूछ रहा है, यानी कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अब कैपेसिटर में क्या होता है देखिए जरा, जो करंट है वो वोल्टेज से, यानी कि इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज होगी वो EC है, उससे 90 डिग्री आगे चलती है, यानी कि जो भी करंट आपने निकाली है वो उससे 90 डिग्री आगे चलेगी, 90 डिग्री आगे चलेगी। ठीक है, तो अब हम इसके अक्रॉस में वोल्टेज लगाएंगे, तो ये क्या है, वोल्टेज, वोल्टेज आ गया, ये आ गया वोल्टेज अक्रॉस कितना CT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा I इंस्टेंटेनियस इंटू XC का वैल्यू तो हमें पता है, वो हम ऑलरेडी जानते हैं 1 ओम है, इससे तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस करंट में समस्या है बेटा, जो भी ये वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है, इस अप्लाइड वोल्टेज के ये हमेशा क्या रहेगी, 90 डिग्री आगे रहेगी, 90 डिग्री। इस वाले केस में अगर ये नहीं होता, सोचो अब इसको भूल जाओ, एक पल के लिए दिमाग से निकाल दो कि इसको भूल जाओ। इसमें क्या होता था, इसमें क्या होता था, अगर 90 डिग्री आगे चलती थी तो यानी कि ये जो अगर इसका फेज है इसमें 90 और एडिशनली जोड़ना पड़ जाएगा आपको, 90 डिग्री का अंतर आपको देना पड़ जाएगा। ठीक है, ऐसा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना 90 डिग्री क्या कर रही है, आगे चल रही है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा देखिए जरा, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें वोल्टेज इतनी लगी हुई है, हम इसके बारे में सोच रहे हैं, इसमें जो है करंट जो है आपकी, जो भी हमारे पास करंट मौजूद थी उस करंट से ये जो वोल्टेज है, ये करंट जो है उससे 90 डिग्री क्या कर रही है, आगे चल रही है। तो जाहिर सी बात है अगर इसकी इंस्टेंटेनियस करंट यहाँ पे निकालनी है, सिंपली अगर मैं निकालना चाहूँ इस एक्सप्रेशन को, तो इसकी जो इंस्टेंटेनियस करंट बनेगी वो कितनी बनेगी, जो पीक वैल्यू ऑफ करंट तो वही रहेगी, पीक वैल्यू ऑफ करंट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, जो इनिशियल फेज है इसके साथ वो तो है ही है, प्लस π/2 डेट इज 90, इतना आगे है। अब इसको लिखने की कोशिश करते हैं इसकी इंस्टेंटेनियस करंट को, तो आई नॉट कितनी निकली थी हमारी, कितनी निकली थी 25 साइन ओमेगा कितना था 10 टू द पावर 6t। ठीक है, और फाई कितना है, फाई नॉट देखो इसका 45 है, प्लस 45 प्लस 90, ये आपका आ गया। ठीक है, इतना सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये हमारे पास जब आ चुका है, तो यानी कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू को यहां पर रख दूंगा तो क्या निकल जाएगा आपका, ECT आ जाएगा। तो ECT कैसे नजर आया, ECT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I, ये तो 1 है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, ये आपका 25 साइन, ये कितना आ गया 10 टू द पावर 6t प्लस दिस दैट इज 135, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया इंटू 1, यानी कि यही वैल्यू आ गई। ठीक है, इतना आपका फेज का अंतर आ गया। ठीक है, अब इस चीज को जरा ध्यान से देखिए, अगर आपका एक्सप्रेशन सही है, सही मायने में सही है, तो जो आपने वोल्टेज इसमें लगा रखी है,
जो भी वोल्टेज आपने इसमें अप्लाई की हुई है वो वोल्टेज के साथ क्या होना चाहिए, इस वोल्टेज के साथ फेज का अंतर कितना आना चाहिए, वो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री का आना चाहिए। तो दिस माइनस दिस करिए, देखो 90 आ जाएगा, दिस माइनस दिस करो, देखो 10 टू द पावर टी, 10 टू द पावर 60 और 10 टू द पावर 60 कैंसिल हो जाएगा, 135 माइनस 45 दैट इज 90। ठीक है, तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ क्या आ गया आपका, ये आ गया मतलब वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। अब हम जो है एक नई चीज फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर पीटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, तो वो होगी इनटू इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, हमने दोनों ही चीजें निकाल रखी हैं। तो पीटी इज इक्वल टू कितना हो गया, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, वो कितनी लगी हुई है, इतनी लगी हुई है, दैट इज 50 साइन 10 टू द पावर 60 प्लस 45 इंटू इंस्टेंटेनियस करंट। द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट अभी हमने कहीं पे निकाली थी, तो इंस्टेंटेनियस करंट दीजिए 25 इंटू साइन 10 टू द पावर 60 प्लस 75, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, 25 5 जा 125, ठीक है, 0 है आपका। ठीक है, साइन 10 टू द पावर 60 प्लस 45, ये आपका आ गया साइन 10 टू द पावर 60 प्लस 75, ये आ गया। तो ये आ गया आपका पीटी। ठीक है, अब इतना हमारे पास आ गया। अब एक और चीज देख लेते हैं, एक और चीज मैंने इसमें इन्वॉल्व करनी चाहिए थी, तो एवरेज पावर भी निकाल लेते हैं, एवरेज पावर। तो एक और चीज में इन्वॉल्व कर लेता हूं बेटा, एवरेज, पी एवरेज इज इक्वल टू कितना होता है, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। तो ई आर एम एस निकालते हैं, ई आर एम एस कितनी होगी, देखो ई ये है आपका ई नॉट, यानी कि ई नॉट कितना है, ई आर एम एस इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, अगर हम ध्यान से देखें ई आर एम एस को देखें तो ई आर एम एस कैसा ना जाता है, ई आर एम एस इज इक्वल टू कितना होता है, ई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। तो ई नॉट कितना है आपका 50 अपॉन अंडर रूट 2। एक और चीज मैंने एक्स्ट्रा इन्वॉल्व कर ली क्वेश्चन में, और आई आर एम एस कितना होता है, आई आर एम एस इज इक्वल टू कितना होता है आपका, आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। द वैल्यू ऑफ आई नॉट इज योर, देखो यहाँ पे देखो जरा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट पे कितनी है 25, तो 25 अपॉन अंडर रूट 2। अब रह गया कॉस फाई, कॉस फाई क्या होता है, देखो जरा, कॉस फाई अगर आप अपने फॉर्मूलों में जाएं तो कॉस फाई की वैल्यू को अगर देखना चाहें तो मैं यहाँ पे इसको हटा रहा हूं बेटा थोड़ा सा। ठीक है, कॉस फाई, द वैल्यू ऑफ कॉस फाई कितनी होती है बेटा, वो होती है आपकी आर अपॉन जेड, यानी कि आर कितना है इसका अंडर रूट 3 और जेड कितना निकला था आपका, देखो 2। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये आपकी पावर आ जाएगी, यानी कि इतने वॉट आपकी पावर आ गई। अब एक लास्ट रह गया टाइम लैग, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूं आपके सामने। तो ये तो आपकी जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8 था। तो 8th क्वेश्चन में इतनी दो एक एक्स्ट्रा निकाल दिया, वाला मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिया। ये इंस्टेंटेनियस पावर तो मैंने यहाँ पे मेंशन ही किया था, लेकिन एवरेज पावर भी इसमें निकाल दी, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे और इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब लास्ट में निकाल रहे हैं, देखो टाइम लैग निकालना है। तो अब हमें आंसर नंबर 9 कर रहे हैं, तो टाइम लैग, टाइम लैग क्या होता है बेटा, T अपॉन 360 इंटू 5, कितने का अंतर आया। तो हम 9th क्वेश्चन कर रहे हैं, तो टाइम लैग T इज इक्वल टू, T कितना दे रखा है बेटा, T को हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा, यहाँ से T को निकालना पड़ेगा। ठीक है, T को हम निकाल लेते हैं यहाँ से। तो T की वैल्यू कितनी होगी, थोड़ा सा मैं यहाँ से मिटा लेते हैं बेटा, इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, T की वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई अपॉन टी होता है। तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो 2 पाई का आंसर होता है 2 इंटू 3.14 अपॉन ओमेगा, ओमेगा कितना दे रखा है 10 टू द पावर 6। तो यहाँ पे हम टी की वैल्यू भी रख सकते हैं, ये सेकंड हो गया। ठीक है, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी कि आपकी 2 इंटू 3.14 अपॉन 10 टू द पावर 6, ये तो टी की वैल्यू आ गई। फाई कितना है देखो, 30 डिग्री अपॉन 360। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम लैग भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको प्लीज सॉल्व कर लीजिए आप। ठीक है, तो आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो वैसे तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग जो है
मेरे पास इतना समय नहीं है अब यहाँ पे, तो आप प्लीज इसको सॉल्व कर लेना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड, तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े, कुछ चीजें देखी बेटा इसमें कि कैसे जो है आपका इसको सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चंस को मैंने लगभग जो है सभी क्वेश्चनों को जो है इंट्रोड्यूस किया इसमें, ठीक है, ताकि आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाए। आप ऐसे ही पढ़ते रहें इसको, और क्वेश्चंस को खुद से करने की कोशिश करें, तभी आप जो है बेटा देख के नहीं होता। अगर आप देख रहे हैं वीडियोस तो सिर्फ देख के नहीं होता, एक रजिस्टर भी लीजिए साथ में, और साथ में उसको लिखने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।